हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे। चलिए आज फिर बातचीत शुरू की जाए। लास्ट टाइम हम लोग ने डायबिटीज पे बात की। शुगर कितनी तरह की होती है, टाइप 1, टाइप 2 कैसे होती है, क्यों होती है, बॉडी में क्या असर है, ये कुछ बातें हम लोगों ने की। और एक चीज मैंने उस टाइम पे कही थी कि शुगर, डायबिटीज, ब्लड शुगर बीमारी नहीं है, और बीमारियों के माता जी हैं, जननी है माता ये बीमारियों की। एक कहावत आम हो गई है कि जिसको शुगर हो गई उसके शरीर को खून लग गया। साइकोलॉजिकली पेशेंट्स को होने लगा कि यार शुगर हो गई या बॉडी खत्म हो गई है। कारण शुगर कारण नहीं है, शुगर से होने वाली बीमारियां या शुगर को कंट्रोल करने के लिए जो मेडिसिन हम लोग लेते हैं या डायरेक्ट इंसुलिन बॉडी में पुट करते हैं, टाइप 2 वाले पेशेंट जितनी भी मेडिसिन शुगर को कंट्रोल करने के लिए लेते हैं उनका बेस ज्यादातर मेटफॉर्मिन होता है। बहुत मेडिसिन है, ग्लिकाजाइड है, ग्लिमाप्राइड है, डापाप्राइड है, बहुत तरह की ऐसी मेडिसिन है, बहुत मेडिसिन है जो हम लोग पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, उसकी स्टेज को देखते हुए, उसका एज को देखते हुए, बीमारी के स्पैन को देखते हुए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। लेकिन इन बीमारियों से कैसे बचा जाए और शुगर से कौन कौन सी बीमारियां अपने बॉडी को अपना घर बनाते हैं, आज उस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले जब आपकी बॉडी का ब्लड शुगर डिस्टर्ब रहने लगता है तो थर्स्ट, प्यास का बहुत लगना, पर ज्यादा पानी ना पिया जाना, डिहाइड्रेशन होती है बॉडी में। पेशाब की हाजत बार बार होना, बार बार पेशाब के लिए जाना, यूरिनेशन के लिए, पर फुल क्वांटिटी में पेशाब का पास ना होना, लगना ऐसा कि अभी ना जाऊंगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी, लेकिन जाना तो उतनी क्वांटिटी में पेशाब का पास ना होना। एनोरेक्सिया, भूख का ना लगना, भूख का कम लगना, ये भी एक इसमें से सिम्टम है, और वो क्यों है वो आज हम बात करेंगे। सबसे पहले जब आपकी बॉडी का ग्लूकोज लेवल डिस्टर्ब होता है, मतलब जितनी मात्रा में ग्लूकोज हमारी बॉडी को चाहिए उससे ज्यादा अपनी बॉडी में बन रहा है और इंसुलिन उसको न्यूट्रल नहीं कर रही है, पर वो अपनी बॉडी में मिल रहा है, तो क्या होगा? सिर का भारी रहना, कंफ्यूजन, टायर्डनेस, थकावट फील होते रहना, टायर्डनेस, हमेशा एनर्जीलेस फील होना। सबसे पहले ये मसल्स पे असर करती है, आपके मसल्स को वीक करना, उनको जितनी एनर्जी चाहिए उतनी नहीं मिलना। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होता है, अमाइनो एसिड से एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उसकी चेन को वीक कर देना, एनर्जी लेवल लो हो जाना, मसल्स में पेन रहना, टांगों में दर्द रहना, ये जो ग्रुप ऑफ डिजीजेस है, सिम्टम है, बीमारियां हैं जो शुगर के कारण होती है, इसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में डायबिटिक
न्यूरोपैथी कहते हैं, डायबिटिक न्यूरोपैथी। इसके सिम्टम मैंने बताया, थकावट रहना, सबसे पहले इसने मसल्स पे अपना असर दिखाया, बोन्स पे, हड्डियों में दर्द रहना, जॉइंट्स में पेन रहना, आई साइट पे असर करना, विजन पे। पहले आपके विजन को डिस्टर्ब करके कैटरेक्ट हो जाना। आपने देखा होगा कि डायबिटिक पेशेंट मोस्टली कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवा चुके हैं या करवाने के लायक हैं या करवा लेंगे। आई साइट पे असर डालना, अगर ये क्रॉनिक हो जाए और मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स ज्यादा हो जाएं तो रेटिनोपैथी, आंख के अंदर के पर्दे को सप्लाई बंद हो जाना, ऑब्जेक्ट नजर नहीं आना, ब्लाइंडनेस, और कई बार तो ये लाइफ टाइम हो जाती है, जिंदगी भर का अंधापन, रेटिनोपैथी। ये भी इसका एक साइड इफेक्ट है और है मेडिसिन के कारण। देन लिवर पे असर होना, फैटी लिवर हो जाता है, किडनी वीक होना, किडनी लोड ले जाते हैं, अपना काम प्रॉपर नहीं करते हैं, जो टॉक्सिन्स उनको बॉडी से बाहर निकालने चाहिए, यूरिया, क्रेटेनाइन, प्रॉपरली इसको बाहर नहीं निकालते हैं और अंत में जाके किडनी फेलियर हो जाना, स्किन का डल हो जाना, ग्लो खत्म हो जाना, एल्डरली फील होना। उम्र आपकी 40 साल, स्किन लग रही है 70 साल की, डिहाइड्रेटेड हो जाना स्किन का, डल हो जाना स्किन का, लेजीनेस, हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाना, हार्मोन्स को डिस्टर्ब करना। लेडीज में ऑस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, उनका मासिक धर्म का आना, कम होना, बढ़ जाना, इन सब पे डिस्टर्बेंस। जेंट्स में टेस्टोस्टेरोन, सेक्सुअल डिजायर का कम हो जाना, मन ही ना करना, स्लीपलेसनेस, साउंड स्लीप ना आना, स्लीप डिसऑर्डर हो जाना। डायबिटिक न्यूरोपैथी, हाथ पांव में सुन्न होना। हर आदमी को अलग अलग सिम्टम मिल सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर आदमी में ये सिम्टम मिले, जरूरी नहीं कि सारे सिम्टम मिले। बहुत लोगों की बॉडी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत अपने आप को मेंटेन करते हैं, इसको अपने पे हावी नहीं होने देते, इन प्रॉब्लम से बच जाते हैं। मोस्टली डायबिटिक पेशेंट को देखा गया है कि पांव के नीचे पसीना आना, सर्दियों में भी स्वेटिंग होना और पांव के नीचे फ्लफीनेस फील होना, जैसे कोई चीज कॉटन रखी हो, आपने कॉटन रखे हुए पांव के नीचे, फ्लफीनेस फील होना, क्रैम्प्स होना, टांगों में दर्द होना। ये सारे डायबिटिक न्यूरोपैथी के सिम्टम हैं। ये क्यों पेशेंट को ज्यादा होती है? एक तो भाई बीमारी के कारण तो होगी ही, जो मेडिसिन के साइड इफेक्ट है उससे भी होगी, पर जब हम लोग डायबिटीज को कंट्रोल कर रहे हैं, बाकी चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, तो फिर यार डॉक्टर इसको क्यों नहीं ठीक कर पाते? ये क्यों हो जाता है? इसमें ज्यादातर योगदान पेशेंट्स का देखा गया है। अपने शुगर लेवल को मॉनिटर ही नहीं करना प्रॉपरली,
कि फास्टिंग कितनी रहती है, खाने के बाद कितनी अब्जॉर्प्शन होती है, बॉडी में कब बढ़ती है। डॉक्टर को प्रॉपर ओबे ना करना, ठीक टाइम पे मेडिसिन, ठीक डोज में मेडिसिन ना लेना, फिजिकल एक्सरसाइज ना करना, हाई कैलोरीज मील लेना, परहेज नहीं करना, ये तो कॉमन बातें हैं। लेकिन एक बात बहुत खतरनाक है जो इन सब की जड़ है, जो मैंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस में पाया है। जब आप डॉक्टर पास जाते हैं तो आपको डायबिटिक डायग्नोज करता है, क्या नाम हुआ, कितनी उम्र है, क्या सिम्टम है, पर्ची बननी शुरू हुई, एक दवा लिखी, 2 दवा लिखी, 3 दवा लिखी, 4 दवा लिखी और साथ में लिख दिया कि इतनी देर बाद फॉलोअप करना, दोबारा मिल लेना आगे। 70% पेशेंट दोबारा जाते ही नहीं है, फॉलोअप ही नहीं करते हैं। डॉक्टर ने मेडिसिन चेंज भी करनी हो सकती है, डोज भी बढ़ानी घटानी हो सकती है, ग्रुप चेंज करना हो सकता है, नहीं जाते हैं। डॉक्टर ने एक पर पर्चा बना दिया, दवा खरीद ली, खा रहे हैं। अपनी मर्जी से दवा की डोज को एडजस्ट कर लेना कि नहीं यार आज मैंने थोड़ा मीठा खा लिया, डबल खा लूं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं, शुगर ठीक थी, आधी गोली खा लूं, आज ना खाऊं। ये कारण, और सबसे बड़ा कारण, डॉक्टर आपकी शुगर के साथ की दवा के साथ साथ कुछ ऐसी दवाएं लिखता है कैप्सूल और गोली के रूप में, जिनको हम लोग अपनी लैंग्वेज में एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं, जिनमें कुछ विटामिन्स, सेलेनियम, मिनरल्स, लाइकोपेन, विटामिन B1, B6, B12, विटामिन ई, जो बॉडी की रिक्वायरमेंट में होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन लिख के देता है। पहली बात तो डॉक्टर ने लिख के दे दिया, हम लोगों ने ले लिया। उसके बाद मैं हर पेशेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, ज्यादातर पेशेंट की बात कर रहा हूं। पर्चा गया मेडिकल शॉप पे, मेडिकल शॉप वाले भाई साहब भी बहुत इंटेलिजेंट है, वो किसी मेडिकल कॉलेज में तो नहीं गए, लेकिन डॉक्टर कहलवाने का बड़ा शौक है। पड़ोसी भी कहता है डॉक्टर साहब क्या हाल है, गदगद हो जाते हैं कि बेचता दवाओं, लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं। और पेशेंट जब जाके पर्चा देता है, दवा निकालता है, तो पूछते हैं ये दवा किसके लिए है, तो वो भाई साहब भी बड़े शान से बताते हैं, ये जो ऊपर वाली है ये शुगर की है, ये उसके नीचे ये ताकत की है, जो उसके नीचे लिखी है वो तेजाब का कैप्सूल है। अरे भाई साहब, ताकत किस चीज की है? और पेशेंट कहता है मैं तो बहुत हेल्दी हूं, खूब खट्टा खट्टा हूं, मुझे ताकत की क्या जरूरत है, ऐसे ही डॉक्टर साहब पर्चा भर देते हैं। अरे वो ताकत होती है आपकी बीमारी से लड़ने के लिए, आपकी बीमारी से होने वाले साइड इफेक्ट्स को दूर करने के लिए, आपके हार्ट, आपका लिवर, आपके किडनी को हेल्दी रखने के लिए। आजकल ज्यादातर हार्ट अटैक्स, कार्डियक अरेस्ट का रेशियो तो मैं क्या कहूं, ना कोई एज फैक्टर रह गया है, अभी आदमी मिला पता चला 5 मिनट बाद नहीं है, सुबह उठा है चाय पी है 5 मिनट बाद पता चला नहीं है। अगर आप उनकी हिस्ट्री देखो, 95% पेशेंट आपको डायबिटिक मिलेंगे, और वो डायबिटिक मिलेंगे जो एंटीऑक्सीडेंट नहीं ले रहे हैं, जो अपनी मर्जी से दवा बंद कर देते हैं, दवा कम कर देते हैं, अपनी मर्जी से दवा खाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं लेते हैं। उनके यहां आर्टरीज, वेन्स श्रिंक होनी शुरू हो जाती हैं, लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब हो जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल पे हैवी हो जाता है, जो बैड फैट है वो ज्यादा बढ़ जाता है,
क्लॉट्स बन जाते हैं, खून गाढ़ा हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। डॉक्टर को भी मौका नहीं मिलता कि पेशेंट को बचा सके। सो ये गलतियां नहीं करनी है। जैसे डॉक्टर एडवाइस करे प्रॉपर टाइम पे फॉलो अप कीजिए, जाके जो मेडिसिन डॉक्टर ने लिखी है बिल्कुल उसको फॉलो कीजिए, अपनी मर्जी मत कीजिए। बहुत लोग कहते थोड़ा सा मीठा खा लेता हूं, कभी को थोड़ा, अरे जहर बहुत थोड़ी मात्रा में असर कर जाती भाई साहब। अगर तू जिंदगी से प्यार है, लाइफ को लंबा चाहते हो, तो डॉक्टर को पूरा फॉलो अप करो, प्रॉपर टाइम पे मेडिसिन लो, और साथ में लिखे हुए एंटीऑक्सीडेंट, जिन्हें आप अपनी सिंपल भाषा में ताकत के गोलियां कैप्सूल कहते हो, वो लेना बंद मत करो। डॉक्टर ने आपसे ज्यादा स्टडी की है, आपसे ज्यादा चिंता है उसको आपकी बॉडी की, अपने आप बीमारियों को। पैरालाइज का डायबिटिक के पेशेंट पैरालाइज बहुत मिल रहा है भाई, हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया, अधरंग। कारण, अरे जब स्टार्ट हुआ था तब क्यों नहीं ध्यान दिया? जब हाथ पांव सो जाते थे, क्रैम्प्स आते थे, स्ट्रोक लगते थे, तब उसको इग्नोर कर दिया कि हाँ भाई ये क्यों हो रहा है। धक्के लगते थे, क्यों इग्नोर किया? ये रिजल्ट उसके हुए, पैराप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, कार्डियक अरेस्ट, ब्लाइंडनेस। ब्लड प्रेशर का चेक करते रहना है। अगर एक डायबिटिक पेशेंट है, उसको अपना बीपी डेली मॉनिटर करना है। अगर डायबिटीज के साथ साथ हाइपरटेंशन भी है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है, डबल खतरा है। एक तो वैसे हार्ट वीक चल रहा है, एक डायबिटीज के कारण उसको न्यूरोपैथी में जाना पड़ रहा है, डायबिटिक न्यूरोपैथी में जाना पड़ रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि डायबिटिक न्यूरोपैथी किसे कहते हैं, हाथ पांव क्यों सुन्न होते हैं, पैरालाइज क्यों होता है, हार्ट अटैक की रेशो डायबिटिक पेशेंट में क्यों ज्यादा है, और आप उम्मीद है कि वो गलती नहीं करेंगे जो एक कॉमन आदमी करता है। आप एंटीऑक्सीडेंट जरूर लेंगे अपने फूड में भी, और डॉक्टर की एडवाइस के साथ पे, ताकि आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी ना हो, आप रेटिनोपैथी में ना जाएं, और आप हेल्दी रहें, इस बीमारी पे भी आप विजय प्राप्त करें, और अपने ऑर्गन्स को भी हेल्दी रखें। सो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा कि अपनी मर्जी नहीं करनी है, डॉक्टर को फॉलो करना है, और अपने आप कोई दवा की डोज बढ़ानी, घटानी या बंद नहीं करनी है। उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगा। सो आज मेरा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। तो जाते जाते थोड़ा ब्रेन को भी टॉनिक देते हैं, थोड़ा हंस लेते हैं। दोस्तों, बचपन, चाइल्डहुड एक ऐसी स्टेज जो दोबारा नहीं आती, इनोसेंट स्टेज हर एक पे आती है, और हर आदमी उसको एंजॉय करता है। मैं अपने एक बचपन की बात आपको बताने जा रहा हूं। तो मेरी मम्मा भी एक बार मुझको समझा रही थी, और एक टॉपिक पे मुझे मोटिवेट कर रही थी कि बेटे, अगर आप, क्योंकि उस टाइम पे ट्रांसपोर्ट लोग बैठना, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा था, आज से 40 साल 45 साल पहले बसेस, ट्रेन, और जो मेरी एज के लोग हैं वो जानते होंगे कितना रश होता था और कैसे था ये। तो एक बार मेरी उम्र रही होगी 3 साल 4 साल, मैं अपने पापा के साथ बस में ट्रेवल कर रहा था। बस में रश बहुत ज्यादा था, भीड़ बहुत ज्यादा थी। मम्मा ने जब बताया कि बेटा आप कहीं भीड़ में सफर कर रहे हो,
बस में हो, ट्रेन में हो, आप बैठे हो, आपके पास कोई बूढ़ा आदमी, कोई बूढ़ी माता, कोई बीमार आदमी, कोई लेडीज, कोई लड़की खड़ी है और आप बैठे हो। आप अपनी जगह से उठ जाओ और बोलो, बाबा जी आप यहां बैठ जाइए, दादी जी आप यहां बैठ जाइए, आंटी आप यहां बैठ जाइए, दीदी आप यहां बैठ जाइए। तो मैंने कहा मम्मी क्यों? टिकट मैंने ली, मैं अपनी सीट पे बैठा हूं, मैं अपनी सीट किसी को क्यों दूं भाई? कह रहे बेटा इससे मान मिलता है, यश मिलता है, और लोग कहते हैं कि कितने अच्छे परिवार से है, इज्जत मिलती है। बचपन का मन, लालची मन में आया कि अगर एक काम करने से इतनी सारी चीजें मिल जाती हैं तो ये तो जरूर करेंगे। मैंने पल्ले बांध लिया। बता रहा था कि पापा साथ जा रहा था, बस में बैठे हुए थे, बस में पूरी भीड़। इतने में एक बड़ी खूबसूरत कम सिंसी आंटी आके मेरे सामने खड़े हो गई। उनको देखते ही वो मम्मी वाला फार्मूला याद आ गया और अंदर का इंसान जाग गया। मैं अपनी जगह से उठा, खड़ा हुआ और उनसे बोला, आंटी आंटी आप प्लीज यहां बैठ जाओ। उन्होंने एक तरफ मेरी तरफ देखा, सड़ाक से थप्पड़ मेरे मुंह पे रसीद कर दिया। बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया अपनी मां पे कि उन्होंने तो कहा था ये करोगे मान, यश, इज्जत और पता नहीं क्या क्या मिलेगा, लेकिन आंटी ने तो थप्पड़ रसीद कर दिया। घर पहुंचे, राशन पानी लेके मम्मी के चढ़ गए कि मम्मा आपने क्या कहा था, मेरे साथ क्या हुआ? कहने लगे हुआ क्या? तो मैंने सारी बात मां को बता दी। तो उन्होंने एक ही बात मेरे से पूछी, पहले ये बता कमबख्त तू बैठा कहां पर था? मैंने कहा पापा की गोदी में। ओके सर, थैंक यू, गुड नाइट।